मैं हूँ मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक अस्थिरता और चुनावों के आए परिणाम पर। दोस्तों, पिछले 8 फरवरी को पंजाब की राष्ट्रीय असेंबली और उनके 4 प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए और चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। पूरे चुनाव को लेकर के ये कहा गया कि पूरे तौर पर ये चुनाव स्टेज मैनेज थे। पाकिस्तान की राजनीतिक सत्ता में वर्षों से एक तरह से अपनी केंद्रीय भूमिका निभाने वाली पाकिस्तान की सेना जिस तरीके से अपनी नई रणनीति तय करती है, वो किस तरीके के राजनीतिक निजाम को वो इन कराना चाहती है और किस राजनीतिक निजाम को एग्जिट बाहर का दरवाजा दिखाना चाहती है, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल इस बार के भी चुनाव में दिखाई पड़ा। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि 2018 के समय पाकिस्तान की मिलिट्री एक तरह से जो वहां के जो एस्टेब्लिश्ड जो पॉलिटिकल रिजीम है, जो पॉलिटिकल एलिट है, जिसे सब जानते हैं कि एक सिंध का भुट्टो परिवार जो जुल्फिकार अली भुट्टो की वारिसें हैं, जो आज बिलावल भुट्टो पर एक तरह से जाकर के जो है स्थिर हो गई है। यानी कि बिलावल भुट्टो बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के पुत्र हैं, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक तरह से रहनुमा है। पाकिस्तान की जो दूसरी पॉलिटिकल फोर्स है वह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब नवाज गुट का नाम दिया गया है और इसके सरबराह नवाज शरीफ है, जो पाकिस्तान की जब मिलिट्री रूल चला करती थी, जब मार्शल लॉ जनरल जियाउल हक के राज में चल रहा था, जो 1977 में सत्ता नसीन हुए और 1989 में जिनकी जो है विमान दुर्घटना में मौत हो गई। पाकिस्तान की राजनीति की एक तरह से वो पूरे तौर पर एक तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज था, वह एक संक्रमण काल था। आजादी के बाद देश का विभाजन, सांप्रदायिक आधार पर पाकिस्तान बने मुस्लिम राष्ट्र, जिन्ना और लियाकत अली खान के बाद जो है तमाम आर्मी जनरलों के कैद में आता है। फिर वह डेमोक्रेटिक फोर्स और मिलिट्री फोर्स के बीच में लड़ाई होती है। डेमोक्रेटिक फोर्स के एक बड़े सिंबल जुल्फिकार अली भुट्टो बनते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक फोर्स कहीं ना कहीं तबाह हो जाता है, हार जाता है और मिलिट्री रिजीम जियाउल हक के रिजीम में आती है। फिर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस डेमोक्रेटिक फोर्सेस लड़ती हैं, लेकिन उसी जियाउल हक के नजदीकी माने जाने वाले पंजाब प्रांत के नवाज शरीफ की पॉलिटिकल फैमिली पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जरिए पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान की चुनावी राजनीति, डेमोक्रेटिक राजनीति की एक अगुआ बनती है। तो ये दो पॉलिटिकल फोर्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, यानी कि नवाज और भुट्टो की जो फैमिली, जो एक पॉलिटिकल एलीट थी, जो वहां की एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सियासतदान थे, वो एक बड़े ही बुद्धि के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री के रहमो करम पर, पाकिस्तान की मिलिट्री के चाल के आधार पर अपने राजनीतिक जो है पूरे समीकरण तय करते थे। लेकिन 2018 का वक्त आया, नवाज शरीफ पाकिस्तानी मिलिट्री की आंखों की किरकिरी बन गए, उन पर तमाम मुकदमे दायर कर दिए गए, उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही उन्हें घर एक तरह से निकाला कर दिया गया। और उससे पहले जब परवेज मुशर्रफ, जिनका करीब 7-8 साल जिनका मिलिट्री रूल चला, उनके काल में भी नवाज शरीफ को देश निकाला किया गया था। और इस बार उन्हें 2018 में जब देश निकाला किया गया तो पाकिस्तानी मिलिट्री की जो पसंद थी, पाकिस्तान के चर्चित क्रिकेटर और कप्तान इमरान खान को मैंने क्रिकेट खेलते हुए बहुत शुरू से देखा है। 1977 से मैं उनको वॉच कर रहा हूं। वो पाकिस्तानी क्रिकेट के टर्न अराउंडर तो थे ही, लेकिन वह पाकिस्तानी क्रिकेट के बतौर कप्तान एक बहुत बड़े डिक्टेटर भी थे, एक बड़े जीवट के खिलाड़ी, दुनिया के अजीम फास्ट बॉलर, दुनिया के अजीम ऑलराउंडर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो भी करें, जिस तरीके से करें, वो टीम को जीत दिलवा देते थे, इस मंत्र के माहिर थे। उनकी क्रिकेट कप्तानी भी एक डेमोक्रेटिक तरीके से ना होकर अपने कहीं ना कहीं अपने पसंदीदा और मनमौजी तरीके से होती थी और गाहे बगाहे वो पाकिस्तान को सफलता भी दिला देते थे। जब पाकिस्तानी क्रिकेट के जरिए इमरान खान का पूरे मुल्क में इतना नाम हो गया
तो उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा परवान चढ़ी। और इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा का जो सफर था, उन्होंने अपनी मां शौकत खानम के नाम पर एक अस्पताल निर्माण करके, उसके लिए चैरिटी शो करके, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भारत के तमाम सिनेमा स्टारों और बड़े लोगों को भी एक तरह से अपने दोस्ती का और अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाकर धन इकट्ठा करने में उसका एक तरह से सहारा लिया। और शौकत खानम अस्पताल के बाद से इमरान खान का राजनीतिक कैरियर शुरू होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी अभी 2018 में जो इमरान खान, जिन्हें करीब 20 सालों तक संघर्ष करना पड़ा पाकिस्तान की राजनीति में अपने पैर जमाने में, अपनी पार्टी तहरीके इंसाफ पार्टी को स्थापित करने में, बड़ी धीरे 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 उनका राजनीतिक कद बढ़ा, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट के आकाश में एक बड़े सूरज के भांति थे, लेकिन राजनीति में उन्हें बड़े ही एक तरह से लोहे के चने चबाने पड़े। जब शुरू में राजनीति में पैर रखा इमरान खान, तो वह 3-3 क्षेत्र से जगहों से चुनाव लड़ते हैं और तीनों जगह से चुनाव हारते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी पार्टी बढ़ती है, फिर वो फॉर्मूला पॉलिटिक्स करते हैं। पहले वो बड़े ही आइडियलिस्ट पॉलिटिक्स की बात करते थे, जिसमें केवल ईमानदारी हो, केवल डेवलपमेंट हो, केवल गुर्बत और तमाम अशिक्षा के खिलाफ पाकिस्तान में जो है ना टर्न अराउंड लाने की बात करते थे। लेकिन राजनीतिक तौर पर उन्हें फायदा नहीं होता था, क्योंकि हम साथ जानते हैं कि खास करके अविकसित देशों में, विकासशील देशों में, साउथ एशिया के देशों में डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं परवान तभी चढ़ती है जब उसमें आइडेंटिटी का, पहचान का तड़का हो। और मुझे लगता है कि इमरान खान ने भी एक बात कहा था जब वो प्रधानमंत्री बन गए, कि मैंने अपनी स्थिति के अनुसार अपने को बदलना सीखा और तब हमें ये इसका फायदा मिला। तो पाकिस्तान के राजनीति में तहरीके इंसाफ पार्टी के रूप में इमरान खान, जो मजे हुए सियासतदान नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो और उधर आर्मी शासक परवेज मुशर्रफ के सामने कभी उठ नहीं पाए, लेकिन उनका भी वक्त आया, और वक्त ऐसा आया कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री के ब्लू आइड बॉय बन गए। और ऐसे में 2018 के ठीक 6 महीना पहले नवाज शरीफ को दूसरी बार देश निकाला किया जाता है, उन पे तमाम मुकदमे दायर किए जाते हैं, और नवाज शरीफ अपनी पत्नी और बेटी को लेकर के अपने लंदन के घर में चले जाते हैं। ये तरीका करीब करीब आसिफ जरदारी को भी करना पड़ा, बेनजीर भुट्टो को भी करना पड़ा। पाकिस्तान का ये मिजाज है कि वह मिलिट्री डेमोक्रेटिक फोर्सेस को देश से बाहर निकालती है, उन पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, जिसमें बहुत सच्चाई भी होती है, बहुत जो है उसमें एक राजनीति भी होती है। क्योंकि जहां तक पैसे बनाने की बात है, विदेशों में बसने की बात है, तो पाकिस्तान के आर्मी जनरल पर भी कम जो है सवालिया निशान नहीं उठे हैं। पाकिस्तान की आर्मी को कहा जाता है कि वह एक पैरेलल पॉलिटिकल सत्ता चलाती है और इंडस्ट्री चलाती है, विदेशों में जमीनें खरीदती है, तमाम तरीके के क्लब बना करके, तमाम तरीके के प्रतिष्ठान बना करके वो पैसे की बंडरबांट करती है। लेकिन वहां एक डेमोक्रेटिक फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस के बीच में सत्ता का कैसे टग ऑफ वॉर चलता है, जिसमें अंततः चलती मिलिट्री की ही है, मिलिट्री जो चाहती है वो करवा लेती है। लेकिन दोस्तों, इस बार 2024 के चुनाव में मिलिट्री को कहीं ना कहीं राइटिंग ऑन द वॉल एक नया चीज दिखाई पड़ा है। जिस मिलिट्री ने 2018 में पूरे तौर पर इमरान खान को बैकडोर से बिठाती है, उनके लिए स्टेज मैनेज करती है, चुनाव में उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनवाती है, प्रधानमंत्री बनाती है, और फिर इमरान खान की महत्वाकांक्षाओं के पर लग जाते हैं। और वो इमरान खान जो कभी प्रोग्रेसिव राजनीति किया करते थे, पाकिस्तान के फंडामेंटल इश्यूज को उठाते थे, भारत से भी अपनी दोस्ती का हवाला देते थे, दुनिया में इन्वायरमेंट और तमाम चीजों को लेकर के इशू उठाते थे, वह इमरान खान प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद इतने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ होस्टाइल हो जाते हैं कि वह नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मतलब की कब्र को और खोदने का काम करते हैं, उनके खिलाफ तमाम आरोपात लगाते हैं, उनकी तमाम फाइलें खुलवाते हैं, तमाम केसों को जिंदा करते हैं, उनके खिलाफ लगातार पब्लिक बयान देते हैं। और वो इमरान खान न केवल अपनी पॉलिटिकल वेंडेटा को सबसे बड़ा अस्त्र मानते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पहले से ही रचे बसे, जिस मुल्क की तामीर ही जिहाद और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पर आधारित थी,
वहां पर वह जिहाद को, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को और थियोक्रेटिक स्टेट को एक नई हवा देते हैं। एक तरफ वो भारत पर अटैक करते हैं तो भारत में आरएसएस पर अटैक करते हैं, भारत को वो थियोक्रेटिक स्टेट बनाते हैं, जबकि भारत में घोषित तौर पे, संवैधानिक तौर पे और ऑफिशियल तौर पे बिल्कुल एक सेकुलरिज्म, एक बिल्कुल ही एक तरह से नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द नॉन स्टेट फोर्सेस का पूरा इस्तेमाल किया जाता है, जहां एक सलीके और तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और तमाम चीजों की जो है यहां पर एक प्रक्रिया चलती है। लेकिन वो भारत को मेलाइन करते हैं कि वहां पर तो जो है फंडामेंटलिस्ट का देश है, और अपने इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का एक नया क्लेवर चढ़ाते हैं, जिसमें वो बार बार कहते हैं मदीने का राज। मदीने में मोहम्मद साहब ने ऐसे राज चलाया जो हमारे यहाँ आज के कॉमनल फोर्सेस राम राज्य की बात करते हैं, इमरान खान जो है मदीने की राज का बराबर हवाला करते थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाख राजनीतिक वेंडेटा और लाख आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने के बावजूद देश के हित में बड़े मजबूत आर्थिक फैसले लेने से नहीं डगमगाते और हर फ्रंट पर काम करते हैं। वह इमरान खान एक गरीब मुल्क पाकिस्तान सबसे पहले उनके मिलिट्री रूलर के साथ जो है बड़ा बीच का रास्ता अपनाते हैं, कहीं समझौते करते हैं, कहीं उनको फायरिंग करते हैं, कहीं अपना दांव खेलते हैं, कभी उनका दांव सहते हैं। पॉलिटिकल विरोधियों को तो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। डेवलपमेंट के मानकों पर कोरोना आ जाता है, उनके पास कोई अपने पास धन नहीं, पाकिस्तान में वैसे भी टैक्स देने का उतना रिवाज नहीं, वो फिर आईएमएफ के पास जाते हैं और कोरोना काल में गरीबों के लिए तमाम मुआवजे का ऐलान करते हैं। फिर उसके बाद उनके विरोधी जो है उनके पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से सब इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इस मामले पर इमरान खान, पाकिस्तान के और सियासतदान जो बड़े ही एक तरह से माहिर सियासतदान है, नवाज शरीफ, जो मौके के हिसाब से एडजस्ट करना जानते थे, कहीं चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वहां के जिहादी फोर्सेस हो, मिलिट्री फोर्सेस हो, आतंकवादी हो, अलग अलग तरीके के निजाम हो, गल्फ कंट्री के साथ रिलेशन हो, भारत के साथ रिलेशन हो, क्योंकि वो करीब 35-40 सालों का राजनीतिक सियासत में अनुभव लेते हैं, तो वो उस तरीके से फैसले लेते हैं। मुझे लगता है कि बेनजीर भुट्टो की मरने के बाद आसिफ जरदारी ने भी अपनी राजनीतिक निर्णय शक्ति में काफी लोचशीलता का परिचय दिया और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल स्टैंड लिए। लेकिन इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और एक समय आया कि जब उन्हें लगा कि वह पाकिस्तान में पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उन्होंने मदीने के राज के जरिए जिहादी फोर्सेस, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को हवा दी है, दूसरी तरफ कई मुद्दे पर झूठ बोल करके अपना बचाव किया और भारत पर हमले किए। कई जगह वो अपने पर्सनल रिलेशन को लेकर के भी एक्सपोज हुए। कई जगह उन्होंने अगर सही फैसले भी लिए तो विपक्षियों के खिलाफ जिस तरीके से वो पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे थे, विपक्षी भी उनकी कहीं ना कहीं एक कमी पाकर कि उनको पूर्ण बहुमत नहीं है, उनके एक साझेदार को अलग करके अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और विपक्षी उन्हें एक तरह से गद्दी से हटाते हैं। इमरान खान अमेरिका का बार बार हवाला देते रह गए, लेकिन आज पाकिस्तान भले चीन की गोद में बैठा हो, पाकिस्तान भले बिल्कुल अभी अन्यमनस्क की स्थिति में हो भारत और अमेरिका से दोस्ती के बाद, लेकिन उसका इतिहास और उसका फाउंडेशन वो अमेरिका के एहसानों तले अभी भी दबा हुआ है। और जब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की और अमेरिकी हुकूमत की आलोचना की कि उन्होंने मुझे इस गद्दी से हटाया है, तो इस बात को अमेरिका में भी इसकी बड़ी खराब प्रतिक्रिया गई और कुल मिलाकर के सारा संतुलन, चाहे वो आर्मी का हो, विदेशी ताकत अमेरिका का हो, घरेलू राजनीतिक जमातों का हो, सब जो है इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए और सारी राजनीतिक जमात, वहां की मूल कर्ता धर्ता, मूल जो है वहां की ड्राइवर सीट पर बैठने वाली आर्मी के, वो सारे पीछे हो गए और आर्मी का उन्होंने फिर से जो है एक तरह से सहानुभूति ले ली और फिर नए लोकसभा चुनाव के लिए नए असेंबली, पाकिस्तान की नई असेंबली चुनाव को लेकर के आर्मी ने यह तय किया कि वो फिर से जो है नवाज शरीफ की वापसी कराएगी, उनके मुकदमे वापस लिए गए। और इसके बरक्स जो ये 9-10 महीने की सरकार जो
जो नवाज शरीफ के भाई ने चलाई, जो गठबंधन ने मिलकर के जो ये 7-8 महीने की सरकार चलाई, उसमें इमरान खान के खिलाफ बतौर प्रधानमंत्री चुन चुन कर उनके जितने मामले बनते हैं उसको न्यायिक मामलों को बना करके उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए और कहीं ना कहीं उसमें आर्मी का भी साथ मिला और इमरान खान पूरी तौर पे न्यायिक तरीके से घिर गए। यहाँ की बचा खुचा असर जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे पाकिस्तान में पॉपुलर हो रही थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब में तो वो पॉपुलर थी ही, सिंध और बलूचिस्तान में भी पॉपुलर होती जा रही थी, उनको कहीं ना कहीं इमरान खान को जेल में बंद किए जाने, इमरान खान तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल के शिक्षों में ले जाने, इमरान खान की पार्टी की मान्यता रद्द करने, उनका चुनाव चिन्ह छीन लेने को लेकर के फिर पाकिस्तान में एक सहानुभूति की लहर आई और आर्मी को यह लगा कि अब तक वो जिस तरीके से ड्राइवर सीट पर बैठ करके पाकिस्तान के राजनीतिक निजाम को, सियासी दलों को अपने हिसाब से रेफरी का काम किया करती थी, अब जनमत कहीं ना कहीं उनके अब खिलाफ जा रहा है और इस चुनाव के परिणाम से यह तय हो गया कि जिस नवाज शरीफ को बड़े फैन फेयर के साथ बुलाया गया था, जनता नवाज शरीफ को अब पुनः पसंद नहीं कर रही। अलग अलग अपने पॉकेट में इन सारी पार्टियों ने अपने प्रभाव का जो उनके स्थायी मतदाता हैं वहां पर उन्होंने सीटें जरूर पाई, लेकिन जो पॉपुलर वोट है वो कंपैरेटिवली वो इमरान खान के फेवर में गया और यही वजह है कि करीब उनके 100 निर्दलीय उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार अपने अपने चुनाव चिन्ह पर जीते, लेकिन कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी से टैग है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस के बीच जो ये लड़ाई चल रही है उसमें कोई पाक साफ नहीं है, क्योंकि उस मुल्क की तामीर, उस मुल्क का फाउंडेशन ही इलीगल था, अनैतिक था, गलत था। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी और रातों रात इतिहास में नाम लिखाने और नाम दर्ज कराने की जो उनकी जिद थी, जिसको लेकर के इस भारत के करीब 10,000 साल पुराने ऐतिहासिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता वाले देश को धर्म के आधार पर विखंडित किया, वह धर्म जो इस 6,000 साल या 7,000 साल के सभ्यता के इतिहास में महज जो है वो 1300 साल पुराना है और भारत में इस्लाम का आगमन तो 11 और 12वीं और 13वीं शताब्दी में सूफियों के जरिए होता है और जिसका एक कहीं ना कहीं सिंबोलिज्म पाकिस्तान को बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान में जद्दोजहद चल रही है, आज भी वो देश स्टेबलाइज नहीं हुआ। पाकिस्तान के जो तमाम जो भूभाग हैं, फ्लोरा एंड फौना है, जो वहाँ की सोसाइटी है, जो वहाँ का पूरा कल्चर और रवायत है, कहीं ना कहीं वो भारतीय सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। जब मैं पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों को देखता हूँ, वहाँ के सारे जनमत को और लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखता हूँ, तो मुझे कई बार दर्द होता है कि कहीं ना कहीं ये अपने ही भाई हैं, अपने ही खून के पुराने डीएनए के हिस्से हैं, अपने ही भूभाग के हैं। ये धर्मों का आवरण तो बड़ा क्षणिक होता है, लेकिन संस्कृति का आवरण बड़ा ही अस्थायी होता है, जो युगों तक जाता है, पीढ़ियों तक जाता है, जिसमें कि बोली चाली, खान पान, वेशभूषा, रवायत, जो नेचुरल और जो सोशल जो फेनोमेनन है वो अपने आप रहते हैं। धर्मों की आइडियोलॉजी कुछ कुछ चीजों में केवल अपनी सिंबल दिखाई देती है, लेकिन आधुनिक सभ्यता, आधुनिक जो जनजीवन और आधुनिक दौर जो है वो धर्म और राजनीति के बीच में एक क्लियर विभाजन रेखा खींचता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी वो विभाजन रेखा और बढ़नी चाहिए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आड़ा वहां की जो है खून की प्यासी, जिसे खून का स्वाद जो चख चुकी है वहां की आर्मी, वह वहां की सत्ता में केंद्रीयकृत रूप में दिखाई पड़ती है। भारत में वो आर्मी जिसका कि पहला तो दूर दूर तक नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथे लेवल पर उसके अधिकारी आते हैं और वह आर्मी प्रोफेशनल तरीके से अपने सारे कामों को अंजाम देती है। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी का जो सरबराह है वही देश का सरबराह है, केवल एक दिखावटी रूप से और फॉर्मेलिटी के रूप से पाकिस्तान में पॉलिटिकल निजाम दिखाई देता है और लोगों के लिए आई वॉश करता है। अभी वहां की स्थिति बिल्कुल अस्थिर है, बिल्कुल जो है फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला है, जो कि बताया जा रहा है कि वह भी स्टेज मैनेज था। चुनाव आयोग ने एक नहीं कई सारी जो है ना शक की निगाह चुनाव आयोग पर गई है। पाकिस्तान चुनाव आयोग पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, गम है, रोष है, सड़कों पर लोग आ चुके हैं। सड़कों पर लोग जब जब अति होती है तभी लोग आते हैं, लोगों के मन मिजाज में गुस्सा लगा रहता है। लेकिन अब देखते हैं कि वहां फिर से रहनुमा कौन बनता है और जो है इमरान खान जो कि इन रेकन विथ एक तरह से जो वहां की एक नई पॉलिटिकल फोर्स है,
एक ऐसा फोर्स जो लोगों में बड़ा पॉपुलर हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जब राजनीति में उसे भी मौका मिला तो उसने भी बड़े ही नॉन आइडियल राजनीतिक नैरेटिव गढ़े, जिसमें वो मदीना का राज, जिसमें इंडिया के खिलाफ दुश्मनी, जिसमें मुल्ला और मिलिट्री को बढ़ावा देना, जिसमें कि अपने पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ चुन चुन करके मामले उठाना। कुल मिलाकर के एक तरह से विजनलेस स्थिति दिखाई पड़ी पीटीआई की भी। लेकिन यह भी दुर्भाग्य था कि उनके काल में 3 साल कोरोना काल में पाकिस्तान रहा, लेकिन आज जिस पाकिस्तान जिस चौराहे पर खड़ा है, लगता है कि उसे कोई एक रोड टू प्रोस्पेरिटी, रोड टू स्टेबिलिटी एंड रोड टू डेमोक्रेसी आ पाएगा या नहीं, इसमें मुझे संदेह दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।